वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 11 मई 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड जो है वो काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज के दिन की शुरुआत करते हैं मार्था बेक के एक पॉजिटिव कोट के साथ। इंस्टेड ऑफ फ्रेटिंग अबाउट गेटिंग एवरीथिंग डन, फ्रेटिंग का मतलब होता है चिंता करना। Instead of fretting about getting everything done, why not simply accept that being alive means having things to do? Then drop into full engagement with whatever you are doing and let the worry go. इसका बेसिक मतलब ये है कि जनरली हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि तीन चार चीज़ें जो हमें करनी है आज के दिन में, तो एक काम हम कर रहे हैं और जो दूसरी और तीसरी या फिर जो भी आइटम्स हैं उसके बारे में हम सोचेंगे कि ये काम कब होगा, ये कब होगा। तो इससे चिंता पैदा होती है, चिंता पैदा होती है तो हमारा काम बिगड़ जाता है। तो बेस्ट इज़ कि जो भी काम हमारे हाथ में है, जो भी फ़िलहाल हम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें और चिंता को छोड़ दें। आज का ये जो पहला काम है वो अगर हम अच्छी तरीके से करेंगे, उसमें जो हमें सक्सेस मिलेगा वो हमें कॉन्फिडेंस देगा टू मूव ऑन एंड डू द सेकंड जॉब। सेकंड जॉब हम फिनिश करेंगे तो थर्ड। तो इस प्रकार से पूरा दिन जो है वो आपका प्रोडक्टिव हो सकता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने डिज़ाइन किया है। ये प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर फोन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, तो ये है मेरा FB पेज। आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें पहला जो आर्टिकल है द ट्रेंड्स शेपिंग द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, ये जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। राकेश सूद साहब ने लिखा है। द हिंदू का ये आर्टिकल है। फिर एक हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है कमिंग टू टर्म्स। ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा है। दिस वन इज़ अबाउट जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसके साथ जुड़ा हुआ ये एडिटोरियल है। फिर 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल टेक इट डाउन टू डिस्ट्रिक्ट, ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में से हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और एक आर्टिकल है फूड बिफोर कैश, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। आप सोचेंगे कि हिंदू के सिर्फ 2 आर्टिकल्स ही क्यों? देखिए बाकी के आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल जुडिशियरी के ऊपर है। हमने 2 बार ऑलरेडी अभी एक हफ्ते में 2 बार हमने ये जो कोर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और कोर्ट्स को कैसे हम ऑनलाइन ले जा सकते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर ली है। फिर एक टॉपिक जो है वो अगेन कोरोना वायरस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर केरला और कर्नाटका और इन सारे राज्यों में कैसा अच्छा परफॉर्मेंस क्यों हुआ, तो इसके बारे में बातचीत है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं आज हिंदू में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो ये कुछ नए टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए एक प्रश्न है। चलिए, एक प्रश्न ये है कि आपने सुना होगा ब्रेटन वुड्स के बारे में। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं बताइए। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन जियोपॉलिटिक्स द ट्रेंड्स शेपिंग द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। ये पूरा कोविड-19 का जो एपिसोड हुआ उससे पहले भी दुनिया के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानते थे, इज़न्ट इट? इन द सेंस कि जियोपॉलिटिक्स किस दिशा में जा रहा है उसके बारे में हम जानते थे। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यू कैन सी हियर, राइट? ये एक प्रकार से दोनों देश जो हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे अच्छी तरीके से, यू कैन सी इट इज़ चाइना और USA है, वो तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करें तो आपको अब देख सकते हैं कि USA के हाथ में ये दुनिया जो है वो फिसलती जा रही है और चाइना के हाथ जो हैं दुनिया के ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इज़न्ट इट? तो ये चीज़ तो हमने पहले भी इसके बारे में इन द सेंस के डिस्कशन की है और आपको इसके बारे में पता भी होगा। अगर आपकी इतनी अच्छी ग्रिप भी नहीं है जियोपॉलिटिक्स में तो भी आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा कि चाइना जो है वो ताकतवर होता जा रहा है और USA थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी साइंस जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइंस, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो एक तरह से महसूस की जा रही थी, उसको उसको नोटिस किया जा रहा था, वो काफ़ी धीरे धीरे विजिबल हो रही थी, ये सारी क्रैक्स या फिर USA की वीकनेस और चाइना की स्ट्रेंथ। लेकिन कोविड-19 ये कोरोना वायरस का जो पूरा एपिसोड हुआ है
तो इससे पता चल गया है कि फ्यूचर में ग्लोबल ऑर्डर या फिर डिसऑर्डर किस प्रकार का होने वाला है। एशिया की बात करें तो आपने कई बार यह भी सुना होगा कि ये जो सदी है, ये 21st सेंचुरी जो है वो एशिया की सदी है। इसमें बहुत सारे एशियन कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अभी लास्ट सैटरडे के डिस्कशन में मैंने आपको इंडो पैसिफिक के बारे में बताया था, इज़न्ट इट? तो राइज ऑफ एशिया को महसूस किया गया 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में। उस टाइम पर दुनिया के खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, लेकिन उस टाइम में इंडिया और चाइना, ये दो ऐसे देश थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और कुछ दूसरे भी छोटे छोटे ऐसे देश हैं एशिया के जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। वियतनाम एक ऐसा देश है जो काफ़ी तरक्की कर रहा है। आसियान के दूसरे भी ऐसे देश हैं जैसे कि फिलीपाइंस ने काफ़ी तरक्की की है, थाईलैंड इज़ डूइंग क्वाइट ग्रेट। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, सिंगापुर। और फिर ये पूरा ये कोरोना वायरस को देख लीजिए आप, जिस प्रकार से एशियन कंट्रीज़ ने कोरोना वायरस को हैंडल किया है, राइट? कितने सारे एशियन कंट्रीज़, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, तो ये सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसको कंट्रोल। भारत, राइट? इंडिया का जो लॉकडाउन है, आप सोचिए भारत की पॉपुलेशन, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, और इस लॉकडाउन ने एक प्रकार से ब्रेक लगा दी है कोरोना वायरस के ऊपर। आई एम नॉट सेइंग कि ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, लेकिन अगर भारत ने टाइम पर डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज 10 लाख 12 लाख से भी ज़्यादा केसेस हमारे देश में होते। तो एशियन कंट्रीज़ ने कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसए की सिचुएशन देख लीजिए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन सारे देशों में कितने सारे, स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारे ऐसे यूरोप के देश हैं जिनके बारे में हमें यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को भी नहीं मिलता। अगर आप ग्लोबल न्यूज़ ये जो है बीबीसी एक्सेट्रा को फॉलो करेंगे, उनके ग्लोबल पॉडकास्ट आते हैं, तो उनको अगर आप सुनते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सुनना चाहिए, लेकिन अगर आप सुनते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे यूरोप के देश हैं जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड। तो एशियन देशों ने कोरोना वायरस को भी अच्छी तरीके से संभाला है, और अभी बहुत सारी एजेंसीज का कहना ये है कि G20, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, G20, इसमें 19 देश हैं और एक ग्रुप है, राइट? तो ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बताइए? ये आपके लिए 2 प्रश्न हो गए हैं, राइट? एंड दैट्स एवरीथिंग। मीन्स अब ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं पूछूंगा, हो सकता है आगे शायद पूछ भी लूँ, लेकिन फॉर नाउ दिस 2 क्वेश्चंस, राइट? तो ये कौन सा ऐसा ग्रुप है जो G20 का पार्ट है, बताइए। ओके, तो G20 में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक फोरकास्ट करने वाली एजेंसीज हैं, उनके हिसाब से चाइना और इंडिया 2 ही ऐसे देश हैं जो 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करेंगे। बाकी सारे जो G20 के देश और ये ग्रुप जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएंगे। फिर दूसरी जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो है, जैसे आपको बताया मैंने ऑलरेडी, कि रिट्रीट ऑफ यूएसए जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए है, दुनिया का सबसे ताकतवर, इन टर्म्स फ्रॉम मिलिट्री सबसे ताकतवर देश जो है वो यूएसए है, लेकिन फिर भी जो एक विल है, जो एबिलिटी होती है लीडरशिप की, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है। अमेरिका फर्स्ट जो है वो शायद अमेरिका एलोन हो चुका है। अमेरिका एलोन यानी कि मतलब कि अमेरिका जो है वो अकेला पड़ता जा रहा है। यूरोप के फॉर एग्जांपल इटली की बात करें, राइट? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं आपको देता रहूँगा तो फिर 30 मिनट्स इसमें ही चली जाएगी, लेकिन विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, और ये आपके लिए इनफ भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जनरल स्टडीज़ की बात करें तो। इटली जो है, इटली ने यूरोप के दूसरे देशों से मदद मांगी, इटली को वो मदद नहीं मिली, तो फिर इटली को किसने मदद की? इटली को मदद की चाइना ने। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन जो है उसमें भी हमें एक वीकनेस नज़र आ रही है, जो पहले ऐसा एक वेट था। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो पूरा फेज़ है, लगभग आप समझ लीजिए कि दुनिया में पहले एशियन कंट्रीज़ का राज था, राइट? 50% जितनी जीडीपी जो थी वो एशियन कंट्रीज़ की थी, दुनिया की। उसके बाद ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ, ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने एशिया के अलग अलग देशों के ऊपर चढ़ाई की और अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद वहाँ पर हुआ ये जो औद्योगिक क्रांति वहाँ पर आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो ये औद्योगिक क्रांति की वजह से ये सारे देश, यूके, उसके बाद यूरोप के देश और उसके बाद यूएसए, तो ये सारे देश जो हैं वो
तरक्की करने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पर। आज तक, अभी तक इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, उन्होंने इनको एक एडवांटेज दिया। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उनके पास पैसे आए, ज़्यादा टेक्निक्स आई, ज़्यादा चीज़ें वो प्रोड्यूस कर सके। तो धीरे धीरे करके मिलिट्री के टर्म्स में, इंडस्ट्रियल टर्म्स में ये देश जो है वो ताकतवर बनते गए, इतने बनते गए कि आज तक वो एक लीडिंग पोजीशन के ऊपर थे। लेकिन ये जो 21st सेंचुरी है उसमें एक बदलाव आते गया, और अब एशियन देश जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, कनाडा एक्सेट्रा देशों ने, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो एक अपना एक वेट था, जो अपना एक प्रोग्रेस, जो तरक्की की थी उन्होंने, अब ये सारी तरक्की जो है वो हमें एशियन देशों में देखने को मिल रही है, और ये सारे देशों हैं वो वीक हो रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यहाँ पर भी एक ईस्ट यूरोपियन देश जो थोड़े गरीब हैं, तो इन देशों को ऑन बोर्ड लाने में बहुत सारे देश जो हैं वो, यूरोप के दूसरे, जो यूरोपियन यूनियन के जो दूसरे देश हैं वो थोड़े बहुत नाराज़ हैं। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारे, ग्रीस, फिर इटली, पोर्तुगल, तो ये सारे देशों की सिचुएशन, इकोनॉमिकल कंडीशन खास करके 2008 के बाद काफ़ी वीक हो गई है, तो दूसरे देश इनको पैसे देने से भी कतराते हैं। ब्रेग्जिट नेगोशिएशंस ने भी इसको वीक बना दिया है। फिर यूरोपियन देश जो हैं वो पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे यूएसए के, लेकिन अब वो रशिया और चाइना के साथ भी रिलेशनशिप को ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। और इटली वाला यहाँ पर जो एग्जांपल है, उसमें ना तो यूरोपियन देशों ने इनकी मदद की, ना तो यूएसए ने मदद की। चाइना ने टेस्टिंग किट और मास्क और पीपीईज और ये सारी चीज़ें जो हैं एयरवेज के माध्यम से इटली में पहुंचाई, राइट। फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड है, ये इटली और दूसरे देश जो हैं, और नॉर्थ के कुछ कंट्रीज जैसे कि जर्मनी है, फिर यू हैव नेदरलैंड्स, कुछ ऐसे पैसे वाले देश जो हैं, वो गरीब देश, गरीब तो नहीं लेकिन अपने से थोड़े कम पैसे वाले देशों की मदद करने के लिए भी कतराते हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है वो भी वीक होते जा रहा है, और दूसरी तरफ चाइना जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। चाइना ने लगभग 150 देशों की मदद की है इस कोरोना वायरस के पूरे एपिसोड में, और उनका ये जो पूरा एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको BRI भी कहते हैं, या फिर वन बेल्ट वन रोड, OBOR भी कहते हैं इसको। तो चाइना दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजियंस में बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, पोर्ट्स बना रहा है, रोड्स बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, उनको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो उनके साथ बिजनेस रिलेशंस डेवलप कर रहा है। तो इसकी वजह से चाइना जो है वो काफ़ी ताकतवर होते जा रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखा कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फंडिंग यूएसए ने बंद कर दी है। यूएसए ने बताया कि ये चाइना के तरफ से बोलने वाला एक एजेंसी बन चुकी है, यानी कि ये बायस्ड हो चुका है ये WHO। तो WHO भी वीक हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल के लूपहोल्स आप जानते हैं, वीटो पावर जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग देशों ने इसका दुरुपयोग किया है। G20 की वर्चुअल मीटिंग हुई, G7 की वर्चुअल मीटिंग तो फेल ही हो गई थी। अभी कुछ महीनों पहले इसकी मीटिंग हुई, तो इट वाज लाइक ए बिग फेलियर। हाँ, G20 की जो वर्चुअल मीटिंग है, आपको पता है कि मोदी साहब ने बताया था कि हमें वर्चुअल मीटिंग करनी चाहिए। इंडिया ने बताया कि हमें एक वर्चुअल मीटिंग करनी चाहिए, और फिर एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की गई। फिजिकल मीटिंग होने वाली थी एक देश में। कौन सा है ये देश? ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा हूँ। एनीवे, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत गूगल करें, थोड़ा बहुत रिसर्च करें, और ये एक प्रकार की बहुत ही अच्छी आदत है। तो G20 की जो मीटिंग है उसमें ऑफ कोर्स बातें हुई हैं कि वो देशों की मदद करेंगे, लेकिन फिर कितना इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हमें देखना होगा। और लास्ट जो चीज़ें हैं जियोपॉलिटिक्स की, वो हैं एनर्जी पॉलिटिक्स। पोल्यूशन की वजह से एक लंबे टाइम से रिन्यूएबल और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस किया जा रहा था, इसलिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत जैसा देश, अगर मान लीजिए कि हमारी सारी कार्स, हमारी सारी ट्रेन्स, राइट, पूरा ट्रांसपोर्टेशन हम इलेक्ट्रिक कर दें, तो फिर ऑयल की प्राइस अप हो डाउन हो, क्या हमें फ़र्क पड़ेगा इतना? ऑफ कोर्स नहीं, राइट। और एनर्जी जो है वो हम, जैसे कि मान लीजिए कोई एक छोटा सा गांव है, वहाँ तक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, उससे अच्छा अगर वहाँ पर लेट्स से कि सोलर प्लांट्स हो जाए, विंड फार्म वहाँ पर क्रिएट किए जाएँ, जस्ट इमेजिन, तो उस गाँव को सेंट्रल ग्रिड के ऊपर इतना ज़्यादा, या फिर फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज जब बैटरी स्टोरेज और ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो उनको रिलाई ही नहीं करना पड़ेगा, लोकल वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसी प्रकार से देश
भी अगर रिन्यूएबल और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, भारत जैसा देश अगर उसमें आगे बढ़ता है तो फिर हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे एनर्जी में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। तो ऑयल प्राइसेस जो ड्रॉप हुई है, इसकी वजह से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी तनाव होंगे, वहाँ पर सत्ता पलट हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज़ वहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल यही हैं कुछ ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया में हो रही हैं। मैंने आपको विस्तार से इस चीज़ को समझा दिया है। अगर इसके ऊपर अगर फ्यूचर में डिस्कशन होगी तो विल बी वेरी टू द पॉइंट, राइट। ये बड़े बड़े पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। हाँ, कोई नई चीज़ आएगी, कुछ इन डेप्थ कुछ होगा तो डेफिनेटली हम इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कमिंग टू टर्म्स, 9 अप्रैल 2020 को ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री रिसर्चर्स, इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो नेशनल टास्क फोर्स मेंबर्स ऑफ कोविड-19 हैं, तो इन्होंने अपने एक जर्नल पेपर में ये लिखा कि हमारे देश के 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो 15 स्टेट्स में हैं जहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति है A और एक है B। अगर A को कोरोना वायरस है और या फिर कोविड-19 है और फिर A और B एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर B को हो जाता है, तो हमें पता है कि B को कहाँ से कोरोना वायरस हुआ है। लेकिन A, B और एक C हैं, राइट। अब A B C D E बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता ही नहीं है कि C को अगर कोरोना वायरस हुआ है तो किससे हुआ है, A से, B से, D से, या फिर A B C के बारे में हमें पता नहीं, A B E D के बारे में पता नहीं है कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन, सिंपल शब्दों में पता ही नहीं चलता कि किस व्यक्ति को है और आपको हो गया, कहाँ से आपको ये कोरोना वायरस हुआ, ये जब पता नहीं चलता है तो इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो ये है स्टेज नंबर 3। स्टार्टिंग में किसी देश में से आया, फिर लोकल A to B हुआ, अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा। आपको पता नहीं है किसी सरफेस में कहाँ पर ड्रॉपलेट हैं, कहीं पर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपने छू लिया, वहाँ पर ये वायरस था और फिर आपको हो गया। तो ऐसी सिचुएशन हमारे देश की हो चुकी है। ऐसा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ऐसे, ये जर्नल पेपर में भी ये जो लोग हैं जो ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी ये बताया। ऑन 5 मई हमारे देश में 47,000 जितने केसेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने 5 मई को ये बताया कि अभी भी हम स्टेज 3 तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसको लेकर काफ़ी मीन्स विरोध भी हो रहा है, काफ़ी लोग जो हैं वो नाराज़ भी हैं। और इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, जो क्लिनिक लेवल के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको कोरोना वायरस हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो मर गया, बिकॉज टाइम पर गवर्नमेंट ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है ये ऐलान नहीं किया था, इस वजह से। अब हमारे देश में 63,500 जितने केसेस हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि अब फाइनली स्टडी की जाएगी, राइट। हर एक जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में टेस्टिंग की जाएगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एलिसा टेस्ट। एक अच्छी खबर भी है एलिसा टेस्ट को लेकर, ये न्यूज़ आइटम में हम देखेंगे। एलिसा जो है इसका मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये एलिसा टेस्ट जो है इसमें बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ हैं आपके खून में, तो उसको मेजर किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट की जाएगी। 75 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद आई बिलीव अगर मीन्स जो रिज़ल्ट आता है वही हमें साइंटिफिक रिजल्ट के ऊपर ही रिलाय करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कुछ जगहों पर तो होने लगा है। फिर बात करते हैं टेक इट डाउन टू डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, राइट। बेसिकली ये जो आर्टिकल है उसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि देर आर नो बिग प्रॉब्लम्स, देर आर जस्ट अ लॉट ऑफ लिटिल प्रॉब्लम्स। बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। अगर टोटल आंकड़ा जो देखा, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, वेयर इज इट, हियर वी गो, 63,500, राइट। कल तक का तो यही लेटेस्ट आंकड़ा है। तो 63,500 केसेस हमारे देश में हो चुके हैं। लेकिन अगर आप हमारे देश के 730 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे देश के 736 जितने कुछ हैं, लेट्स से 730 फॉर आर्ग्यूमेंट से, हमारे देश के 730 ऐसे जिले हैं। अगर आप इनको देखें, डिवाइड करें, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 100 से 200 कोरोना वायरस के केस देखने को मिलेंगे। एज ए कंट्री लगता है कि 60,000 केसेस, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें तो पता चलता है कि 100 to 200 केसेस ही हैं पर डिस्ट्रिक्ट। तो दिस इज़ अचीवेबल, दिस इज़ मैनेजेबल।
राइट। ये एक चीज़ ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि ग्रीन जोन्स में तो केस ही नहीं है तो उनको, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरलाइजेशन, राइट, कि जनरली इतने केसेस आप डिवाइड करेंगे तो ये मैनेजेबल हैं, ये अचीवेबल हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स डेफिनेटली होंगे, फॉर एग्जांपल मुंबई के, महाराष्ट्र के, गुजरात के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ऑन एन एवरेज अगर आप उनकी निकालें तो बहुत ज़्यादा केसेस, 1,000 से भी ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद। तो ऐसे एग्जाम्पशंस की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, राइट। ओवरऑल चीज़ें मैनेजेबल हैं। अगर सारी चीज़ें हम सेंट्रल लेवल से करते रहें तो हमें इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सेंटर ऑफ एक्शन बना देना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हम 50% जितने केसेस को बचा पाए या फिर एक ब्रेक लगा पाए, बाकी का जो 50% रिजल्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डिलीवर करना होगा। हमारे देश में यूरोप की तरह, यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना वायरस के केसेस कम हैं, कुछ ऐसे जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं। पोर्तुगल जैसे के देशों में कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो कम हैं। हमारे देश में केरला, कर्नाटका, गोवा तो फुल्ली रिकवर हो गया। तो ऐसे राज्य भी हैं जहां पर परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो वेरिएशन हमारे देश में है। तो नेशनल लेवल से ही सारी चीज़ों को करते रहेंगे तो फिर इसका कोई इतना ज़्यादा रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। जो लॉकडाउन ने चीज़ करनी थी वो कर दी है। लॉकडाउन ने हमें समय दे दिया, सोचने का समय, सारी चीज़ों को प्लान करने का समय। अब वक्त आ चुका है कि हम एग्रेसिवली लोगों को टेस्ट करें, ट्रैक करें और क्वारंटीन करें। ये हमारी स्ट्रेटजी डिस्ट्रिक्ट लेवल की होनी चाहिए। एक रियल टाइम डेटा भी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर रियल टाइम किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक केस नोट डाउन किया गया है तो ऑनलाइन या फिर ऐप के माध्यम से आपको पता चले कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स कहाँ पर हैं, राइट। तो इससे पता चलेगा कि किस जगहों पर ज़्यादा चीज़ों की हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जिन जगहों पर ग्रीन जोन, फॉर एग्जांपल केरला, कर्नाटका, गोवा, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये अब इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं जो दूसरे राज्यों में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में यूज़ की जा सकती हैं। तो 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमें डिस्ट्रिक्ट्स को जज करना चाहिए। एक है नंबर ऑफ टेस्ट्स परफॉर्म्ड, कितनी टेस्ट्स वहाँ पर हुई हैं। फिर नेगेटिव टेस्ट्स कितनी हैं। फिर सेटिस्फेक्शन स्कोर कितना है, और डेथ्स कितनी, मृत्यु वहाँ पर कितनी हुई है। टेस्ट्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा होगी उतने केसेस भी आपके सामने आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके कलेक्टर के ऊपर आप प्रेशर डालें, या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर आप प्रेशर डालें, उनकी बुराइयाँ करें ट्रांसफ़र के बारे में। नहीं, वहाँ पर अगर नंबर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादा टेस्ट्स हो रही हैं, और टेस्ट्स को हमें इस एक नेक्स्ट लेवल पर भी ले जाना चाहिए। जैसे कि आईएलआई यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, या फिर सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। इनफैक्ट अगर कोई मेडिकल स्टोर्स जो हैं, फार्मेसीज में कोई दवाई लेने के लिए जाता है कफ और फीवर की, तो उनका डेटा भी लोग जो हैं ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाना चाहिए, ताकि उनकी हम आईएलआई, एसएआरआई, ये सारी जो बेसिक टेस्ट्स हैं वो कर सकें। फिर अगर किसी व्यक्ति को क्वारंटीन में रखा जाता है, अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ में रखा जाता है, तो उनका जो अनुभव है वो प्लेजेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में चले जाए लोग, राइट। प्रेजेंट वाईफाई दीजिए, आप उनको खाना पीना दीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारी ऐसी मेडिकल थियरीज प्रूव कर चुकी हैं कि अगर लोग खुश रहेंगे तो उनकी जो सिस्टम जो है पूरी, वो भी किसी भी एक डिजीज़ को फाइट करने में ज़्यादा मदद रूप हो सकती है। तो अगर क्वारंटीन नाम सुनते ही लोगों उनका अगर दिल बैठ जाता है, तो ऐसी अगर सिचुएशन होगी, ऐसा अगर हम माहौल क्रिएट करेंगे, तो फिर लोग टेस्ट के लिए भी एग्री नहीं होंगे, वो भागेंगे टेस्ट से। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 200 जितने बेड्स होने चाहिए, आईसीयू की फैसिलिटी और दूसरी जो भी टेक्निकल मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। और सोसाइटी के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज एक और तस्वीर है जहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर सेकंड वेव का ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है। तो बेसिकली जो भीलवाड़ा में हुआ, राजस्थान में भीलवाड़ा को कितनी अच्छी, भीलवाड़ा को स्टार्टिंग में भारत का इटली कहा जाता था कि इतने सारे केसेस होंगे, लेकिन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। एक रोल मॉडल बन चुका है ये डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक फ्री हैंड देना चाहिए। बेसिक गाइडलाइंस भले ही सेंटर और स्टेट प्रोवाइड करे, लेकिन जो डिलीवरी है
जो चीज़ें उनको जो करना है, जो भी एक्शंस वो लेना चाहते हैं, तो उसमें एक उनके ऊपर ट्रस्ट करके, उनको सपोर्ट करके, उनको फ्री हैंड देना चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल पर वो बदलाव कर सकें। और हमारे देश को कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है उससे नहीं, लेकिन कितनी मृत्यु हुई है उससे जज किया जाएगा। किसी भी देश को इसी प्रकार से जज किया जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ज़्यादा टेस्ट करें और अर्ली मेडिसिन और सारी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दें। और ये हम कर सकते हैं, हमारे देश में पॉपुलेशन भी काफ़ी यंग है। फिर बात करते हैं फूड बिफोर कैश। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना के तहत में ये आर्टिकल जो आप पढ़ेंगे पूरा, फूड बिफोर कैश, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनका जनधन अकाउंट होना चाहिए लेकिन आज भी उनका अकाउंट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जनधन अकाउंट की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके भी जनधन अकाउंट है। अगर आप बैंक में जाएंगे आईडी कार्ड को लेकर और बोलेंगे कि आपको जनधन अकाउंट खोलना है, तो आपको मना नहीं किया जाएगा, भले ही आप मर्सिडीज लेकर क्यों ना गए हो बैंक में, बहुत सारे ऐसे डोरमेंट अकाउंट हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। तो इट्स ए मिक्स थिंग। बेसिकली हमारे देश में 125 से लेकर 175 मिलियन गरीब महिलाएं ऐसी हैं, राइट, जिनको ये कैश ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। सरकार ने हर एक महीने, ये जो 3 महीने के लिए 500 रुपीज़ पर मंथ, ये गरीब महिलाओं के अकाउंट में आने वाले 3 महीनों के लिए ये पैसे जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। लेकिन 125 से 175 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जिनके अकाउंट में ये पैसे नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके लिए 500 रुपीज़ इज़ नथिंग। वैसे भी अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पर ये टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ों को, मीन्स लोगों को बुलाएं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, दैट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो कैश जो है वो मेन थिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, कैश पहुँचाइए, दैट्स फाइन, लेकिन हमारा जो फोकस है वो फूड के ऊपर होना चाहिए। और कैश को एक्सेस करने में भी इश्यू है। बाहर निकलने से आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर एटीएम्स जो हैं वो हर एक विलेज में तो है नहीं, राइट। तो अगर 500 रुपये आपको मिलते भी हैं तो उसको विड्रॉ करने के लिए आपको 5-10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। बहुत सारी जगह ऐसी है, तो वहाँ पर कैश का कोई मतलब नहीं होगा। और ऐसी जगहों पर क्या आपको लगता है कि लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते होंगे? ऑफ कोर्स नो। तो एक्सेस टू फूड, राइट, फूड और मेडिसिन्स, शेल्टर भी हों, अगर रहने की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन फूड जो हैं हर एक व्यक्ति तक, हर एक परिवार तक खाने पीने की चीज़ें, दाल हैं, चावल हैं, गेहूं हैं, और हमें ऑयल भी प्रोवाइड करना होगा, थोड़ा बहुत दूध या फिर इसकी कूपन्स भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ हम टाइम पर प्रोवाइड कर देते हैं तो आज भी लोग, आप जहाँ कहेंगे वहाँ पर आपको सपोर्ट, सरकार को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में देशभक्त लोग हैं। अगर गरीब व्यक्ति हैं, उनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप उनको खाने पीने की चीज़ें दे देंगे और बताएंगे कि आपको यहाँ पर रहना है, कोरोना वायरस स्प्रेड होगा, मदद चाहिए आपकी, देन दे विल हेल्प। तो ये चीज़ हमें जल्द से जल्द पहुंचानी चाहिए। और एलिजिबिलिटी का जो इश्यू है, राशन कार्ड है नहीं, डोंट वरी अबाउट राशन कार्ड। थोड़ा बहुत इसमें ऐसे भी लोग हैं जो चोरी करेंगे इन सारी चीज़ों की, राइट। आज ऐसे समय में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो कुछ गेहूं की जो ये बैग्स हैं वो अपने घर पर ले जाएंगे, चोरी करेंगे। तो ये तो होगा, उसको भी आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जितना स्ट्रिक्ट हो सके उतना स्ट्रिक्ट आपको मेजर्स जो हैं वो फॉलो करके, राशन कार्ड की चिंता किए बिना हर एक व्यक्ति को, खास करके गरीब व्यक्ति जो हैं, उन तक खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। कैश जो है इट शुड बी आफ्टर, राइट, फूड शुड बी बिफोर कैश। फिर बात करें न्यूज़ आइटम्स की, तो इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में, सोल्जर्स के बीच में एक इश्यू हो गया लद्दाख और सिक्किम, 2 जगहों पर, राइट। तो एक प्रकार की मुठभेड़ हो गई और दोनों तरफ लोग इंजर हुए हैं। कल से, यानी कि बेसिकली आज से, ये न्यूज़ आइटम जो है उसमें ये है कि ट्रेन्स जो हैं, बेग पार्डन, कल, यानी कि नॉट फ्रॉम संडे बट ट्यूसडे से, यानी कि कल से 15 ऐसी ट्रेन्स जो हैं वो फिर से चलने लगेगी। तो दैट्स ए बिग थिंग, राइट। फिर ये है एक वायरल स्प्रेड, तो इसको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नॉर्म्स इश्यूड फॉर रिस्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की हैं। प्राइम मिनिस्टर और सीएम्स के बीच में आज फिर से इंटरेक्शन होगी।
ये थी वो तस्वीर। बहुत सारे देश जो हैं उसमें जो छूट दी गई है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब लोग जो हैं वो इतनी तादाद में बाहर निकलने लगे हैं, तो यहाँ पर सेकंड वेव ट्रांसमिशन का हो सकता है। फिर NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक नई इल्सा टेस्ट किट तैयार की है, और ये इल्सा टेस्ट किट जो है इसका नाम है कोविड कवच। तो इसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पर शेयर कर दी हैं। हिंदू में नहीं है ये, जो ऑल इंडिया रेडियो है उसमें ये न्यूज़ आइटम थी, तो मैंने आपके लिए डिटेल्स यहाँ पर शेयर की, इसको पढ़ लीजिएगा। आज जो है वो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और DRDO ने एक ध्रुव्स बनाया है, ध्रुव्स, राइट, ध्रुव्स स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायोलेट सैनिटाइज़र। ये आपके चेक, लीफ, चलान्स, पैसे, आईपैड्स, ये सारी चीज़ों को सैनिटाइज कर देता है। और मनमोहन सिंह साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको एम्स में एडमिट किया गया है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।